हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ड्रामा की स्टार्टिंग शू के साथ होती है। जो हमारी फीमेल लीड है वो अभी अपनी फ्रेंड लिन के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। उसकी फ्रेंड लिन कह रही है कि तुम्हारी शादी एक रिच बंदे के साथ हुई है तो क्या हुआ, है तो वो म्यूट ना। सच में तुम कितनी ज़्यादा अपसेट रहती होंगी उसके साथ। तो शू कहने लगती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे वो म्यूट बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उसकी बहुत सारी बुराइयाँ कर देती है। तो फिर उसकी फ्रेंड बताती है कि अब तुम गई, मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हूँ। और फिर शू देखती है कि उसके हस्बैंड और उसके दोनों ब्रदर इन लॉ ने भी उसकी बातें सुन ली है और वो लोग यहाँ पर शू को चिल्लाने लगते हैं कि हम अब तुम्हारी असलियत जान गए और अब हम लोग तुम्हें इस नॉवेल में नहीं रहने देंगे। फिर शू को जब यहाँ वापस से होश आता है तो उसे पता लगता है कि वो एक नॉवेल की कैरेक्टर है और वो फिर से रिबॉर्न हुई है। वो सोचती है कि यानी मैं इस नॉवेल की कैरेक्टर हूँ और ये रोमांस नॉवेल है जिसका नाम है मेरा हस्बैंड जो कि म्यूट है। फिर वो हमें बताने लगती है कि उसकी इस म्यूट सीईओ से शादी कैसे हुई, क्योंकि उसकी ये शादी बचपन में ही तय थी। तो फिर उसे फैंग से शादी करनी पड़ गई जो कि बिलियनर तो है लेकिन वो गूंगा है, इसलिए शू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे मारती रहती है। और फिर एक दिन वो बहुत सारे पैसे लेकर यहाँ से भागने का सोच रही होती है, पर नॉवेल की फीमेल लीड और जो मेल लीड के दोनों भाई हैं उन्हें इस बारे में पता लग जाता है और वो शू को जेल पहुंचा देते हैं। और फिर इस तरीके से शू की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है और वो बस रोती रह जाती है। फिर यहाँ पर शू को ये सारी चीज़ें जब पता लग जाती है तो वो सोचती है कि अब मुझे समझ आया कि मैं आखिर आजकल इतनी मतलबी क्यों हो गई थी, क्योंकि मैं इस नॉवेल की वजह से अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी और ये नॉवेल मुझे कंट्रोल कर रहा था। और फिर वो सोचने लगती है कि वैसे मैं इतनी अच्छी लाइफ तो जी रही हूँ, इतने बड़े विला में रहती हूँ, मेरा हस्बैंड इतना अमीर है और साथ ही साथ गूंगा भी है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो फिर अगर मैं यानी अच्छे से रहूँगी और कोई बुरे काम नहीं करूँगी तो कोई मुझसे नफरत नहीं करेगा, फिर मैं आराम से अपनी अमीरी वाली लाइफ जी पाऊँगी और मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। फिर वो अपने आप को समझाती है कि नहीं, अब मैं इस नॉवेल की स्टोरी को और कंटिन्यू होने नहीं दूंगी और अब मैं इस कहानी के प्लॉट को चेंज करने वाली हूँ। तभी इतने में इसकी फ्रेंड लिन कहती है कि तुम क्या सोच रही हो। फिर वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके शू के मुंह से उसके हस्बैंड के बारे में बुराई सुनने के लिए उसे कहने लगती है कि सच में तुम्हारी लाइफ कितनी बेचारी है ना, तुम्हारा हस्बैंड एक बिलियनर है तो क्या हुआ, है तो वो म्यूट। शू मन ही मन हंसने लगती है कि अब मैं इस कहानी की सारी स्टोरी जानती हूँ, इसे क्या लग रहा है कि अब मैं इसकी बातों में फूल बनने वाली हूँ। फिर शू इसे बहुत ही खुशी से बताने लगती है कि मेरा हस्बैंड म्यूट है तो क्या हुआ, है तो इतना अमीर ना, और ऊपर से अच्छी बात है वो कुछ बोलता नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी नहीं होता और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी शादी फैंग के साथ हुई है और मेरी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। फिर ये सुनकर लिन को शौक लगता है और वो सोचती है कि आखिर ये मतलबी लड़की अचानक से एक डिफरेंट पर्सन कैसे बन गई। फिर वो कहती है कि देखो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम अपने दिल की सारी बात मुझे बता सकती हो। तो शू कहती है कि अरे हाँ, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया और वो इसे बाय बाय बोलकर चली जाती है। फिर लिन को बहुत गुस्सा आती है और सोचती है कि नहीं, अब मुझे नेक्स्ट मौका ढूंढना होगा इसके असलियत को बाहर निकालने का, ताकि मैं फैंग को दिखा सकूं कि ये कितनी ज़्यादा बुरी है। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ अपने घर पहुँचती है और वो मज़े में गाने वगैरह गा रही होती है और तभी इतने में सामने वो अपने हस्बैंड को देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि वो सच में बहुत ही हैंडसम है। फिर शू सोचती है कि अब मैं वापस से रीबॉर्न हुई हूँ तो मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी इस सेकेंड फीमेल लीड वाली ट्रेजिक एंडिंग को बदलना चाहिए और उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन बनाना होगा। फिर ये तुरंत ही उसके पास पहुँच जाती है और कहती है कि हस्बैंड चलो खाना खाते हैं। तो फिर वो हाँ कहता है। ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वो मान गया और सोचती है कि अब वो उसके साथ बातें करेगी और अच्छे से उसके साथ अपना रिलेशनशिप बनाएगी। फिर वो मेड आंटी को आवाज़ देने लगती है कि वो जल्दी से उन लोगों के लिए डिनर रेडी करे। फिर फैंग यहाँ उसके बिहेवियर से काफ़ी शॉक होता है और सोचता है कि क्या वो बस खाना खाना चाहती है। फिर दोनों यहाँ डिनर करने बैठते हैं और शू कहने लगती है कि तुम हमेशा कितने बिजी रहते हो और हम लोग साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाते, तो क्यों ना आज हम लोग बातें करें। ये सुनकर दोनों मेड्स यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये दोनों बातें कब करने लग गए। फिर शू कहने लगती है हम लोग कितने टाइम बाद साथ में बैठ के डिनर करने जा रहे हैं ना, शायद ये हमारा तीसरा डिनर होगा। तो फैंग इसे अपनी नोटबुक में हाँ लिख कर देता है। शू सोचती है कि मैंने इतनी सारी बातें बोल ली और इसके पास मुझे बोलने के लिए सिर्फ एक वर्ड है, वो भी कोई पंक्चुएशन मार्क भी नहीं। फिर वो इसे कहने लगती है कि शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ ली थी जिसके लिए तुम्हारे पास वर्ड ही नहीं थे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ।
ये बताओ अभी तुम काम के लिए कब बिजनेस ट्रिप पर जाओगे। फिर वो जैसे ही लिखने जा रहा होता है तो ये कहती है कि हाँ मैं तुमसे ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं तुम पर कोई नज़र नहीं रख रही हूँ, बस बहुत ही क्यूरियस हो रही हूँ तुम्हारा दिन जानने के लिए कि तुम घर पे कब रहोगे। तो फिर वो उसे लिख कर देता है कि मैं अभी नज़दीकी में कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा रहा हूँ। तो शू उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि अगर ये गूंगा नहीं होता तो कितना आउटस्टैंडिंग पर्सन होता। फिर वो कहती है कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि देखो मुझे बातें करना बहुत पसंद है और अगर मैं बातें नहीं करूँगी तो पागल हो जाऊँगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं तुमसे ज़्यादा बातें करूँगी तो तुम मुझे अनोइंग फील करोगे। तो फैंग मन में सोचता है कि हाँ, और वो उसे लिख कर देता है कि नहीं तुम बोल सकती हो। तो फिर ये तो खुश हो जाती है और फिर इसके बाद अपने रूम में आने के बाद वो इस बारे में सोच रही होती है कि फैंग मुझसे नफरत नहीं करता है, इसका यह मतलब है कि मैं इजीली उसे तो खुश रख सकती हूँ। फिर वो सोचती है कि चलो मुझे सारी चीज़ें अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं अगर नॉवेल ने मुझे फिर से कंट्रोल करी तो फिर मैं ये पढ़ते के साथ ही सब याद कर सकूं कि मुझे करना क्या है। फिर वो नोट डाउन के लिए लिख लेती है कि मुझे फैंग के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। फिर जैसी फैंग यहाँ पर आने लगता है तो ये जल्दी से अपनी डायरी छुपा लेती है और सोने का नाटक करती है। फिर वो भी चुपचाप अपना बेड पर आकर लेट जाता है और ये सोचती है कि सच में कितना सिंपल पर्सन है ये। 3 महीने हो गए शादी को, लेकिन ये बस मेरे साथ बेड शेयर करता है और ऐसे ही अपना सो जाता है। फिर सोचती है कि अच्छी बात है, मुझे भी इसे सर्व करना नहीं पड़ेगा, वैसे भी मुझे किसी मैन की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे पैसे चाहिए खर्च करने को। फिर वो अपना सो जाती है और सपने में वो पार्टी कर रही होती है और मेल मॉडल्स के ऊपर पैसे वगैरह उड़ा रही होती है। फिर इतने में पर फिर से उसके सपने में उसके दोनों ब्रदर इन लॉ उसे जेल पहुंचाने आ जाते हैं और फिर यही सपना देखकर वो सुबह उठ जाती है और सोचती है कि अच्छा हुआ ये सपना था। फिर वो जल्दी से अपनी डायरी में नोट डाउन करने लगती है कि मुझे फालतू पैसों का लालच नहीं करना है जो पैसे मेरे नहीं हैं। फिर इतने में फैंग रेडी हो जाता है और ये उसे देखते के साथ ही गुड मॉर्निंग कहने लगती है, पर वो तो इसे इग्नोर करते हुए रूम के बाहर चला जाता है। शू अपसेट होती है कि आखिर में लेट उठी, मुझे जल्दी उठना चाहिए था ताकि फिर मैं उसके लिए एक प्यारा सा ब्रेकफास्ट बनाती। फैंग बाहर से उसकी बातें सुन रहा होता है और यहाँ शू अपने आप से कह रही होती है कि अब जब तक मैं होश आवाज़ में हूँ मुझे अच्छे से फैंग के साथ अपना रिलेशनशिप ग्रो करना है और यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जीनी है, ऐसा वो ठान रही होती है। फिर इसके बाद फैंग अपनी कंपनी पहुँचता है जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ उसका वेलकम कर रहे होते हैं और फैंग को यहाँ लिन को देखकर गुस्सा आती है और वो जैसे ही जाता है तो उसका असिस्टेंट लिन को बताने लगता है कि दोबारा से ऐसे ब्राइट कलर्स मत पहनना, बॉस को ऐसे कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा वो उसे वार्निंग देकर चला जाता है। फिर बाकी सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ लिन के बारे में बातें करने लगते हैं कि कितनी बेकार लड़की है, यहाँ पर वो बॉस को सेड्यूस करने के लिए अच्छी बनने का प्रिटेंड कर रही थी लेकिन देखा फेल हो गई। दूसरी ओर शू यहाँ घर पर होती है और वो मज़े में डांस कर रही होती है और सोचती है कि कितनी अच्छी बात है, मुझे तो कोई काम भी करने की ज़रूरत नहीं। फिर इतने में से लिन मैसेज करने लग जाती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर बारबेक्यू खाने चलोगी। तो ये उसका नंबर ही तुरंत ही डिलीट कर देती है और फिर सोचती है कि वैसे मुझे अब सच में बारबेक्यू खाने का मन कर रहा है। फिर वो फैंग को तुरंत ही मैसेज करने लग जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग यहाँ अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है और तभी इसके मोबाइल की नोटिफिकेशंस बजने लगती है और ये देखता है कि शू ने उसे मैसेज करी है कि क्या तुम मेरे साथ बारबेक्यू डिनर करना चाहोगे। और फिर इसके बाद वो रेस्टोरेंट के बाहर कार में बैठकर शू को देख रहा होता है और सोचता है कि आखिर ये लड़की इतनी बदल कैसे गई और अब ये करना क्या चाहती है। शू यहाँ बहुत ही अपसेट होती है अकेले यहाँ खाना खाने के लिए। फिर इतने में इसके पास एक लड़की आ जाती है जो कि शू की दुश्मन है। फिर यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को शू से मिलवाने लगती है और बताती है कि वो एक सीईओ है और बहुत ही अमीर है। तो शू कहती है कि तुम्हारे इस ओल्ड बॉयफ्रेंड का हेयर स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और वो उसके ऊपर हंसे जा रही होती है। तो फिर जिंग भी शू का मजाक उड़ाती है कि तुम कितने पुराना बैग यूज़ कर रही हो, मैं तो हमेशा नया नया महंगा बैग यूज़ करती हूँ। हम देखते हैं फैंग कार में बैठ कर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और वो भी यहाँ शू का साथ देने के लिए आने लग जाता है। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या मैं भी आपके साथ चलूँ, तो फैंग उसे मना करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंग शू का मजाक उड़ाई जा रही होती है कि तुम ऐसी जगह पर खाना खाती हो, तुम कितनी गरीब हो, यहाँ पर खाना खाओगी ना तो फिर मोटी हो जाओगी। तो फिर शू कहती है कि मुझे यहाँ का खाना खाना पसंद है और वैसे तुम्हें क्या पता मैं मोटी भी हो जाऊंगी तो मेरा हस्बैंड मुझे फिर भी पसंद करने वाला है। फिर इतने में शू देखती है कि फैंग यहीं पर ही आ रहा है, वो उसे देखती रह जाती है और ये उसके पास आके बैठता है। तो शू सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये सच में यहाँ पर आएगा। तो जिंग पूछने लगती है कि आखिर ये कौन है।
तो वो शू बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है, और फिर वो उसके बारे में कुछ कहनी जा रही होती है। तो इतने में ये आदमी कहता है कि ज़रूर ये कोई सिंपल पर्सन होगा, इसके ड्रेसिंग स्टाइल से ही लग रहा है। फिर जिंग यहाँ शू का और मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ बोल भी नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गूंगा है। तो शू फैंग को इशारा करने लगती है कुछ बोलने के लिए, पर ये आदमी तो कंटिन्यूअसली फैंग का मजाक उड़ाया जा रहा होता है और कहता है कि एक काम करो, तुम मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ, मैं तुम्हें क्लीनर की जॉब दिलवा दूंगा। वैसे तो सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन तुम जैसे डिसेबल के लिए फ़ायदा है क्योंकि कुछ बोलना नहीं होगा। ऐसा बोलकर जी और वो दोनों साथ में हंसे जा रहे होते हैं। तो शू कहती है कि ये बहुत ही फ़नी था, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और भी फ़नी बात बताती हूँ। तो फिर ये आदमी जैसे ही शू के पास आता है तो शू उसे सीधा एक थप्पड़ लगाती है। फिर जिया शू को चिल्लाती है। तो शू कहती है कि अच्छा, तो अब तुम अपने इस बॉयफ्रेंड की साइड लोगी। फिर वो उसे भी जाकर एक थप्पड़ लगाती है, और फिर वो जी और उसके बॉयफ्रेंड की सारी पोल खोल देती है कि उसके हाथ में जो रिंग है और जो घड़ी है वो सब नकली और सस्ता है जैसे उसके बाल है। और फिर वो जाकर फैंग का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड बोल नहीं सकता है तो क्या हो गया, लेकिन दिखने में और हर चीज़ में वो तुम्हारे वाले से 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो जी कहने लगती है कि तुम अगर मुझसे पंगे लोगी ना तो मैं बता रही हूँ मेरे बॉयफ्रेंड के बहुत ही कनेक्शन है, फिर तुम इस शहर में नहीं रह पाओगी। शू कहती है कि अच्छा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के सामने मैंने तुम्हारी पोल खोल दी ना तो इसे सब पता लग जाएगा कि तुम कॉलेज टाइम में कितने सारे लोगों के साथ अफेयर चलाया करती थी और दूसरों की मिस्ट्रेस बनकर उनका घर खराब करती थी। तो फिर जी का मुंह बंद हो जाता है और फिर शू यहाँ अपना बैग टांगती है और फैंग का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से सीधा बाहर लेकर जाती है और कहती है कि आखिर तुम उन लोगों को वो सारी चीज़ें क्यों बोलने दे रहे थे। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम बोल नहीं सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। तुम आखिर एक ओवरबियरिंग प्रेसिडेंट हो, तुम कैसे भूल सकते हो? क्या ऐसे टाइम पर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए? फिर फैंग कुछ बोल ही नहीं रहा होता है और शू इसका हाथ छोड़ देती है। इतने में यहाँ पर फिर फैंग का असिस्टेंट कार लेकर पहुँच जाता है और फैंग को कार में बैठने के लिए बोलता है। तो फैंग सीधा कार में बैठकर कार ही लेकर चला जाता है और शू बस आवाज़ देती रह जाती है और गुस्सा होती है कि पहले तो वो बोल नहीं सकता था और अब ना सुनने का भी प्रिटेंड कर रहा है। फैंग यहाँ से जाते हुए अपना हाथ देख रहा होता है क्योंकि शू ने अब उसका हाथ पकड़ी थी, तो वो स्माइल कर रहा होता है। फिर रात में हम देखते हैं कि फैंग यहाँ रूम में आ जाता है और वो देखता है कि शू तो यहाँ अपनी कॉमिक बुक पढ़ते पढ़ते सो चुकी होती है। फिर ये बुक को यहाँ साइड में रखता है और अपना लेट जाता है। तभी इतने में नींद में शू इसके ऊपर अपना हाथ रख लेती है और कहने लगती है कि हस्बैंड तुम बिंग से जेलस मत होना। तो फिर ये सोचता है कि आखिर ये बिंग कौन है। फिर हम देखते हैं कि सुबह जब शू की नींद खुलती है तो वो देखती है कि फैंग यहाँ पर है ही नहीं, तो उसे लगता है कि वो फिर से आज लेट उठी है। जब ये टाइम देखती है तो उसे पता लगता है कि अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं। आखिर कौन 6 बजे काम पर जाता है? ये सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझ के मुझसे छुप रहा है। फिर इसके बाद भी वो सोचने पड़ी होती है कि मैं तो उसके साथ अभी इतने अच्छे से हूँ, फिर भी वो मुझसे छुप क्यों रहा है। और फिर शू अपनी फेवरेट एनिमे कैरेक्टर अकाई सूची का पोस्टर देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से उसके साथ अपनी फ़ोटो लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगती है। तभी यहाँ पर इसका ब्रदर इन लॉ हान आया होता है और वो कॉल पर बात कर रहा होता है कि भाई आपने जो मुझे काम दिया था वो मैंने ले आया। तो शू ये सुनकर खुश हो जाती है कि लगता है फैंग ने ये मेरे लिए मंगवाया है। ये बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। तभी इतने में हान कहता है कि सिस्टर इन लॉ, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं मुझे देने के लिए? तो ये सोचती है कि नॉवेल की कहानी के हिसाब से ये फैंग का छोटा भाई है जिसे अपने आईब्रोज हिलाने की आदत है। फिर वो कहती है कि तुम खुद कुछ काम नहीं करते हो और मुझसे मेरे पैसे मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगी। फैंग अपने ऑफिस में होता है और वो अपने भाई हान का मैसेज देख लेता है कि उसने उसका काम कर दिया। और फिर फैंग देखने लगता है कि शू ने अपने उस फेवरेट एनिमी के साथ वीडियो पोस्ट करी हुई है, पर ये जेलस होने लगता है कि वो उसे हस्बैंड भी कह रही होती है और उसे किस भी दे रही होती है। तभी यहाँ फैंग का असिस्टेंट आ जाता है उसे कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने के लिए। और दूसरी ओर हान कहता है कि कोई पैसे नहीं है का मतलब क्या है? तो शू कहती है कि मेरे सारे पैसे फिक्स डिपॉजिट में है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे भाई को बोल देती हूँ। तो फिर ये तुरंत ही फ़ोन ले लेता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ, सिर्फ थोड़े से मिलियंस के लिए भाई को परेशान करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी सिस्टर इन लॉ आप बहुत सारे पैसे चुराती रहती हो, तो उनमें से थोड़े मुझे भी दे दो। तो शू कहती है कि अपने सिस्टर इन लॉ के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो, और हाँ वापस से तुमने अपने वो आईब्रो हिलाए ना तो यकीन करो मैं अभी तुम्हें मारूंगी। तो ये कहता है कि सिस्टर इन लॉ आपकी हिम्मत नहीं होगी। तो शू उसके फिर आईब्रो नोचने लगती है। तो ये कहता है कि सॉरी मैं नहीं करूँगा। फिर ये इसे छोड़ देती है, तो भी वो नहीं मानता और अपने आईब्रो हिला हिला के इसे चिढ़ाकर चला जाता है। फिर शू ये देखकर खुश होती है कि फैंग ने उसके पोस्ट को लाइक करा, तो फिर ये सोचती है कि मौका अच्छा है हमारे रिलेशनशिप को और अच्छा करने के लिए। फिर वो उसे बहुत सारे फनी फनी स्टिकर भेज देती है और ये देखकर फैंग स्माइल करने लगता है और असिस्टेंट ये देखकर शॉक हो रहा होता है कि बॉस को आखिर क्या हो गया।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग जब रात में घर आता है तो वो देखता है कि शू यहाँ ड्रिंक करते हुए ड्रामा देख रही होती है और वो उसे देखते ही थैंक यू कहने लगती है कि तुमने आज मेरे हस्बैंड को मुझे दिया है। फिर फैंग जाने लगता है तो शू कहती है कि रुको, और वो उसे यहाँ बैठा देती है और फिर उसके लिए टॉनिक सूप लेकर आती है और कहती है कि तुम हर रोज़ काम करते रहते हो तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल सूप बनाई हूँ, इससे तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, तो जल्दी से इसे पी लो। ऐसा बोलकर उसके ऊपर ही बैठ जाती है और कहती है कि हस्बैंड तुम्हारा हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, तुम अगर हैप्पी और सेफ रहोगे तभी तो मैं एक रिच वुमेन वाली लाइफ जी पाऊँगी, और रुको मैं तुम्हें खुद ही पिलाती हूँ। फिर वो जैसे यहाँ चम्मच से उसे पिलाने वाली होती है तो चम्मच तो नीचे गिर जाता है, तो ये हंसने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं, और फिर वो सारा सूप अपने मुंह में ले लेती है और तुरंत ही इसे किस करते हुए सूप पिलाने लगती है। बेचारा तो शौक रह जाता है और फिर वो जल्दी से इसे दूर करता है और कहता है कि ये क्या है। तो ये सुनते के साथ ही वो कहती है कि तुमने कुछ बोले, देखो अब तो तुम बोल सकते हो। फिर वो भी शॉक होता है और फिर शू को ध्यान आता है कि अभी मैंने इसके साथ ये क्या हरकत करी थी, ये तो हैरेसमेंट हुई, कहीं फिर ये अब मेरे साथ डिवोर्स एग्रीमेंट तो साइन करने के लिए नहीं बोलेगा। फिर ये तुरंत ही यहाँ से जाने का बहाना करने लगती है और कहती है कि तुम अभी जो बोल रहे थे ना, ये एक मिरेकल है, ये ज़रूर मेरी मेडिसिन की वजह से हुआ होगा, तो ठीक है अब मैं जा रही हूँ अपना सोने के लिए। ऐसा बोलकर जल्दी से रूम में भाग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं शू मेट से पूछती है कि क्या फैंग बचपन से ही बोल नहीं सकता है, तो मेड बताती है कि नहीं, बचपन में मास्टर बोलते थे और वो कोई पैदाइशी गूंगे नहीं थे। फिर इतने में फैंग यहाँ पर आने लगता है तो मेड चली जाती है और शू इस बारे में सोचने लगती है कि फैंग की जो बीमारी है वो कोई साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से, और वो खुद बोलना नहीं चाहता है इसलिए वो बोल नहीं पा रहा है। फिर ही सोचती है कि अगर ऐसा रीज़न है फिर तो मैं उसकी रिकवरी में उसकी हेल्प कर सकती हूँ और वो ठीक हो जाएगा। फिर इतने में मेड यहाँ उसके लिए कोट लेकर आती है तो शू जल्दी से उसे कोट पहनाने में हेल्प करती है और कहती है कि कल रात में ड्रंक थी तो मैंने जो करी उससे माइंड मत करना। और फिर शू इससे पूछती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तो क्या हम दोनों साथ में बैठ के बात करें, तो ये मान जाता है और फिर शू इससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारा डॉक्टर हर महीने तुम्हारा ट्रीटमेंट करने आता है, तो फैंग इसके लिए अपना सिर हिलाता है। तो ये कहती है कि फिर इस बार जब तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट करने आएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। ये सुनकर मेड को तो शौक लग रहा होता है और शू यहाँ पर फैंग से कही जा रही होती है कि मैंने इंटरनेट पर तुम्हारी बीमारी के बारे में सर्च करी थी और मुझे पता लगा है कि तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स का साथ होना ज़रूरी है और तुम्हारी फैमिली सिर्फ मैं ही हूँ, तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट में तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँगी। तो फैंग उसे लिख कर देता है कि ठीक है, अगर तुम घर पे रही तो हम दोनों साथ में चलेंगे। तो फिर शू कहती है कि ठीक है, तुम मुझे एडवांस में बता देना कि तुम कब चलने वाले हो, तो फिर मैं घर पे रहूँगी। और फिर वो उसके साथ प्रॉमिस भी करवा लेती है और उसे देखकर स्माइल करती है, पर फैंग तो काफ़ी शॉक होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी इसे इसकी ग्रैंडपा की मैसेज आती है। वो बताते हैं कि अभी 15 तारीख को घर पे डिनर पार्टी होने वाली है, तो अपने साथ शू को लेकर आना पार्टी के लिए। तो फैंग इसके लिए अपने ग्रैंडपा को हाँ बोल देता है। तो फिर इसके ग्रैंडपा तो शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि पहली बार है कि इस लड़के ने मुझे किसी चीज़ के लिए हाँ बोला है। वो खुश हो जाते हैं कि मैंने अपने ग्रैंडसन के लिए कितनी अच्छी वाइफ ढूंढा हूँ जो कि इतनी क्यूट और जेंटल है और उसने इसे भी अच्छा बना दिए। और फिर फैंग अपने ग्रैंडपा को ये भी मैसेज कर देता है कि आप फैमिली डॉक्टर को भी वापस से मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए बुला लेना। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि वो अभी जल्दी तो आया था ना, तो फैंग कहता है कि नहीं, फिर से बुला लेना। और ये बहुत ही खुश होता है कि अब तो शू भी उसके साथ रहेगी। फिर दोनों जब साथ में कार से जा रहे होते हैं तो कार हिलने की वजह से शू तो इसके ऊपर गिरने लगती है और कहती है कि सॉरी, और वैसे ही बताओ तुमने मुझे एडवांस में क्यों नहीं बताया। तो फिर वो उसे फ़ोन की तरफ इशारा करता है और शू देखती है कि उसने उसे मैसेज करके बताया था कि आज रात हम ग्रैंडपा के घर पे चलेंगे। तो फिर ये कहती है कि सॉरी मैंने देखी नहीं थी, और फिर ये याद करने लगती है कि पिछली बार जब वो ग्रैंडपा के घर पे गई थी तो वो वहाँ पर कितने बुरी तरीके से बिहेव कर रही थी और ग्रैंडपा के साथ बदतमीज़ी के साथ साथ हाउसकीपर को भी चिल्ला रही थी कि उसने कितना गंदा खाना बनाया है। पर फैंग और उसके ग्रैंडपा इससे बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे थे और बस उसकी बातें सुन रहे थे। अब ये सब याद करके शू सोचती है कि सच में कहानी की वजह से उसे क्या क्या करना पड़ रहा था। फिर वो फैंग से कहने लगती है कि ग्रैंडपा के घर पहुंचने से पहले हमें एकदम क्लोज कपल बनने का प्रिटेंड करना होगा, तो तुम बताओ, तुम मुझे हक करोगे या फिर मेरी कमर पर हाथ रखोगे। फैंग काफ़ी शौक हो रहा होता है तो शू कहती है कि हम ग्रैंडपा को पता थोड़ी ना लगने दे सकते कि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। तभी जैसे ही दोनों कार से बाहर निकलते हैं तो शू पैर मुड़ने की वजह से गिरने वाली होती है, तो फैंग उसे गिरने से बचा लेता है। इतने में फिर यहाँ हाउसकीपर पहुँचकर कार का डोर बंद करता है और कहने लगता है कि आप लोग अंदर आ जाओ, ओल्ड मैन आप लोग का वेट कर रहे हैं। तभी इतने में यहाँ पर फैंग का छोटा भाई हान भी आ जाता है
और फिर हाउसकीपर कहता है कि अब वो भी आ गए तो वो भी साथ में डिनर करेंगे। तो फैंग शू को हग करके अंदर लेके जाने लगता है और ये देखकर हान तो शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यहाँ कार्टून देखकर हंस रहे होते हैं और इतने में शू और फैंग घर पहुंच जाते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर आ गए। फिर इतने में हान कहता है कि ओल्ड मैन मैं भी आया हूँ। तो शू से मारती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो हान कहता है कि भाई अपनी वाइफ को संभाल लो, ये मुझे मार रही है। तो फिर फैंग तो कुछ नहीं कहता और वो तो शू की हरकतें देखकर स्माइल कर रहा होता है। और फिर शू यहाँ ग्रैंडपा के पास बैठकर उनसे काफ़ी सारी बातें करने लगती है। तो ग्रैंडपा उसे एक फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो इसमें तुम्हारे ग्रैंडपा भी है, हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहा करते थे और एक बार उसने मेरी जान बचाया था और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर हम दोनों ने सर्वाइव कर लिए तो हम दोनों एक दूसरे के ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर की शादी करवा देंगे। तो फिर ऐसे तुम दोनों की शादी हो गई। तो शू और फैंग ये सुनकर खुश हो रहे होते हैं। तभी यहाँ घर पे फैंग का सबसे छोटा भाई चैन भी आया होता है। तो हान कहता है कि पूरी फैमिली इतने देर से आए हुए और तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम अब आए हो। फिर ग्रैंडपा भी चैन को चिल्लाने लगते हैं कि तुमने अपना क्या हुलिया बना के रखा है, तुम दोनों सच में क्या मुझे परेशान करना बंद करोगे। तो हान कहता है कि ग्रैंडपा आप इसके साथ मुझे भी क्यों डांट रहे हैं, कम से कम मैं इस हरे बाल वाले से ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। तो चैन कहता है कि हाँ मुझसे ज़्यादा पैसे वेस्ट करने में तुम टैलेंटेड हो। तो हान कहता है कि लेकिन तुम अपनी फालतू सॉन्ग्स और एल्बम पे पैसे वेस्ट करते हो। तो चैन कहता है कि मेरे सॉन्ग्स को फालतू मत बोलना, मैं मरने और जीने पर गाना लिखता हूँ। फिर ग्रैंडपा भी चैन से कहने लगते हैं कि उसके सारे काम फालतू हैं। तो चैन कहता है कि ग्रैंडपा मैं रैपिंग करता हूँ और ये फ्री स्टाइल है। और फिर चैन अपना रैप सुनाने लग जाता है और इसका रैप सुनते हुए ग्रैंडपा तो शॉक हो रहे होते हैं और हान को हंसी आ रही होती है। और फिर जैसे ही इसका रैप खत्म होता है तो शू तो बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि ये क्या लिरिक्स थी इतनी फनी। फैंग और ग्रैंडपा उसे शॉक होकर देख रहे होते हैं कि आज तक उसने ऐसे बिहेव नहीं करी। फिर शू भी चुप हो जाती है और कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और हान हंसते हुए कहता है कि वैसे सिस्टर इन लॉ बिल्कुल सही कह रही थी। तो चैन कहता है कि भाई देख लो कैसे ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू फैंग के साथ कार में बैठ कर डिनर पार्टी से वापस आ रही होती है और वो सोचती है कि आखिर मैंने उस वक्त अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं करी। मैंने सोची थी कि मैं अपना अच्छा इंप्रेशन जमाऊंगी लेकिन मैंने अपनी सारी मेहनत वेस्ट कर दी। और फिर शू अपसेट होकर यहाँ जैसी फैंग की तरफ देखने लगती है तभी इतने में शू का फ़ोन बजने लगता है। तो वो इसे कहती है कि सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी और वो अपना कॉल उठाती है और अपनी मॉम से बातें करने लगती है। शू की मॉम उससे उसका हाल चाल ले रही होती है। तो शू कहती है कि सब कुछ ठीक है। फिर उसकी मॉम पूछती है कि फैंग और तुम्हारा रिलेशन अच्छा चल रहा है कि नहीं, कहीं वो तुम्हें बुली वगैरह तो नहीं करता है, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। शू कहती है कि मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से, मैं सच कह रही हूँ, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। तो फिर इसकी मॉम कहती है कि अगर तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है तो फिर मुझे भी खुशी है। फिर तभी इतने में फैंग यहाँ शू को अपने कोट से कवर करता है तो वो खुश हो जाती है कि इसे कैसे पता लग गया कि मुझे ठंडी लग रही थी। चलो अच्छी बात है, यानी कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हुई है, हम दोनों का रिलेशन थोड़ा सा तो क्लोज हो गया है। इसी बात को सोचकर वो बहुत ही खुश बेचारी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू घर पे बुक पढ़ रही होती है तभी इसे अपने कंपनी के बॉस की कॉल आती है और वो इसे बताता है कि उसे वैरायटी शो के शूट के लिए कल एक एक्टर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा और कल कार उसे खुद ही पिक करने आ जाएगी। फिर शू सोचती है कि सच में अब छुट्टियों के दिन ख़त्म, अब कल से काम करना शुरू करना है। फिर शू जैसी शावर लेने के लिए जा रही होती है तभी इतने में फैंग शावर लेकर बाहर निकलता है और उसने टॉवल भी नहीं लिया होता है और शू से ऐसे देख लेती है और फिर वो जल्दी से अपना फेस दूसरी तरफ करती है और ये टॉवल पहनने के बाद उसके पास आ जाता है और उसका फेस टच कर रहा होता है। शू अपनी आंखें बंद करके सोचती है कि वो उसे किस करने वाला है और खुश होने लगती है कि सच में अब वो अपनी ओवर बियरिंग प्रेसिडेंट वाली क्वालिटी दिखा रहा है और फ्लर्टिंग कर रहा है उसके साथ। वो यहाँ आँख बंद करे करे उसके मसल्स भी टच करके खुश हो रही होती है। इतने में फैंग यहाँ उसे दूर करके जाने लगता है तो शू जल्दी से उसे रोकती है और उसे खुद ही किस कर लेती है और मन में सोचती है कि लगता है मुझे इसे सिखाना पड़ेगा। फिर ये बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही थी। तो शू कहती है कि तुमने फिर से बोले। फिर वो सोचने लग जाती है कि क्या कोई मेडिकल मिरेकल हो रहा है। इतने में फैंग कहता है कि एक बार फिर से किस करते हैं और दोनों ही फिर यहाँ किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शू अपना तैयार होकर अपने बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए निकल रही होती है और वो फैंग को बॉक्सिंग करते हुए देखकर खुश होती है और सोचती है कि सच में ये ओवर बियरिंग प्रेसिडेंट कितना फिट रहता है। फिर इसके बाद ये घर के बाहर वेट कर रही होती है और कार से पिक करने पहुँच जाती है और उसमें से वो एक्टर बाहर आता है और वो इसे बताता है कि एक्चुअली ड्राइवर ने अचानक से छुट्टी ले लिया तो मैं खुद ही ड्राइव करके आ गया।
शू इसे देखकर सोचती है कि वैरायटी शो के लिए कितना अच्छा एक्टर ढूंढा ये तो सच में हैंडसम है। फिर वो इसे हैंडशेक करने लग जाती है और तभी फैंग ऊपर से इन दोनों को ऐसे साथ देकर जेलस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि शू जब इस एक्टर के साथ साथ में जा रही होती है तभी यहाँ पर बहुत सारे फैंस और रिपोर्टर पहुंच जाते हैं और वो यहाँ पर शू को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि इन लोग की जो न्यूज़ बन जाती है, ये फैंग यहाँ अपने ऑफिस में बैठकर देखता है और जेलस हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ शॉपिंग करते हुए फैंग को फ़ोटो भेजती है और कहती है कि क्या तुम्हारे लिए भी मैं कोई चीज़ लेकर आऊँ। तो फिर ये फ़ोटो में देखता है कि उसके साथ वो एक्टर भी है, तो फिर ये गुस्से में उसे लिख देता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। शू सोचती है कि ये क्या चल रहा है, बिजनेस ट्रिप पर आने से पहले तो सब कुछ ठीक था, तो अब क्या हो गया इसे। फिर इसके बाद शू जब बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाती है तो वो अपने सारे कलीग्स वगैरह के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है और वो लोग उसके साथ मजाक करने लगते हैं कि उसने इतने सारे स्पाइसी नूडल्स लेकर आई है। तो लगता है उसका हस्बैंड तो उसके लिए वेट नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए वो जल्दी आ गई है। शू अपनी ये कान बंद करने लगती है और फिर इसके बाद जब वो घर आती है तो उसे पता लगता है कि फैंग का फैमिली डॉक्टर यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने आया होता है। और जब डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो फैंग को यहाँ बहुत ही पेन होने लगता है और उसे चक्कर आ रहे होते हैं। तो शू जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। तो फिर वो शांत हो जाता है और फिर डॉक्टर यहाँ शू को बाहर लेकर जाता है बात करने के लिए और उसे बताता है कि फैंग की कंडीशन धीरे धीरे ठीक हो रही है और फिर वो जल्द ही बोल पाएगा। तो ये सुनकर शू खुश होती है और फिर डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि अभी 4-5 दिन ट्रीटमेंट के लिए लगेंगे और उसमें उसे काफ़ी एंग्जाइटी भी फील हो सकती है और उसे नींद आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसे फिर अच्छे से उसका ख्याल रखना होगा क्योंकि उसे फैमिली केयर की ज़रूरत है। शू कहती है कि मैं उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगी। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि मूड स्विंग्स के टाइम पर फैंग कभी कभी थोड़ा थोड़ा बोल पाएगा। तो फिर ये इस बारे में सोचने लग जाती है और फिर जैसे ही फैंग यहाँ सुनने की कोशिश करता है तो शू उसे देखने लगती है। फिर फैंग अपने ऑफिस में जब होता है तो वो अपने असिस्टेंट को फ्रेंच डिनर का अरेंजमेंट करने बोलता है और शू को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ फ्रेंच डिनर पे चलोगी। तो वो तुरंत ही रेडी हो जाती है और मैसेज करती है कि वही टाइप का डिनर ना जैसा टीवी ड्रामा में होता है जिसमें बहुत ही ग्रैंड तरीके से तैयार होके जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग यहाँ बाहर निकल रहा होता है तो वो अपनी 2 एम्प्लॉयज़ को बातें करते हुए सुनता है। वो लोग उस फेमस एक्टर और शू की साथ वाली फ़ोटो के ऊपर बातें कर रहे होते हैं कि दोनों कितनी अच्छी जोड़ी लग रहे थे। ये सुनते के साथ ही ये जेलस हो जाता है और इन लोग को गुस्से में देखता है। फिर रात में शू जब घर पर होती है तो इसे उसी एक्टर की कॉल आती है और वो उसे बताने लगता है कि उन लोग का शो काफ़ी हिट जा रहा है और अब उन लोग को काफ़ी बोनस भी मिल रहा है। तो फिर शू काफ़ी खुश हो रही होती है उससे बात करके और इन लोग की बातें सुनकर फैंग फिर से जेलस होने लगता है और वो जाकर गुस्से में फ्रिज से पानी पीने चला जाता है। और तभी मेड यहाँ क्लीनिंग करते हुए उसे जैसी देखती है तो वो उसे भूत समझ के डर जाती है। और फिर यहाँ कॉल पर बात करने के बाद शू तो यहाँ फैंग को देखती भी नहीं है और वो जाकर अपना सो जाती है। तो फिर ये भी यहाँ पर लेट जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग होती है शू की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि फैंग यहाँ उसे हक करके सो रहा है। फिर इसके बाद वो डिनर पार्टी के लिए जब तैयार होकर आती है तो फैंग को बताने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ पहली बार पार्टी में जा रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने ये ड्रेस ली हूँ, क्या ये मुझ पर अच्छी लग रही है। तो फैंग तो उसे देखते रह जाता है और फिर इसके बाद जब दोनों ही यहाँ साथ में पार्टी में पहुँचते हैं तो एक बंदा इन लोग का वेलकम करने बाहर आता है और वो फैंग से कहने लगता है कि सच में उसकी वाइफ तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर जैसे ही दोनों साथ में पार्टी में इंटर करते हैं तो सभी लोग इन लोग को ही देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फैंग तो कभी ऐसी पार्टी वगैरह में नहीं आता है, तो वो आखिर कैसे आ गया और ये लड़की कौन है उसके साथ। फिर शू को काफ़ी ऑकवर्ड फील होने लगता है कि सब उसे ही देख रहे हैं, तो वो वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि यहाँ पर जो भी गेस्ट आए होते हैं वो फ्रेंच में बातें कर रहे होते हैं और शू को फ्रेंच आती है तो इसलिए वो इन लोग की सारी बातें समझ रही होती है। ये सभी यहाँ पर फैंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फैंग इतने बड़े कंपनी का सीईओ है लेकिन है वो म्यूट, आखिर किसे उसने इतनी बड़ी पोजीशन दे दिया, वो इसके लिए लायक नहीं है। शू ये सब सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा होती है और फैंग की साइड लेते हुए इन सभी को फ्रेंच में ही चिल्लाती है। तो फिर सभी लोग तो शॉक हो जाते हैं कि फैंग की वाइफ ने इन लोग की सारी बातें समझ गई। फिर फैंग यहाँ पर पहुँच जाता है और वो शू को अपनी साइड लेते हुए देख लेता है और फिर यहाँ ये सारे लोग फैंग और शू दोनों से ही माफ़ी मांगने लग जाते हैं और फैंग शू का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेकर जाता है। तो वो कहती है कि क्या तुमने भी उन सारे लोगों की बातें सुन ली? देखो वो लोग कुछ भी बकवास कर रहे थे, उनकी बातों पर ध्यान मत देना। और मुझे तो अभी उन पर और गुस्सा आ रही है, रुको, सिर्फ उन्हें बोलना ही काफ़ी नहीं था, मैं उन्हें मार कर भी आती हूँ। तो फैंग इसे रोकता है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तुमने फिर से बोले। फैंग इसे लिख कर देने लगता है कि तुम्हें उन जैसे लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो शू कहती है कि अभी ये सब टाइम नहीं है उनके बारे में बात करने का, और वैसे अभी तुम मुंह से बोल रहे थे तो अब तुम लिख कर क्यों बात कर रहे हो।
वापस बोलते क्यों नहीं? फैंग उसे लिख कर बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, बस मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो ये कहती है कि फिर क्या तुम इतने टाइम से मेरे साथ मजाक खेल रहे हो? अगर तुम बोल सकते हो तो फिर तुम इजीली बोल क्यों नहीं रहे हो? तो फैंग उसे लिख कर देता है कि क्योंकि इतना ईजी नहीं है बोलना। तो ये पूछती है कि फिर आखिर तुम अभी कैसे बोल रहे थे, और क्या तुम सडनली ऐसे ही बोल लेते हो? तो शू याद करती है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि जब फैंग का मूड स्विंग होगा तो शायद वो थोड़ा थोड़ा बोल पाएगा। तो ये सोचती है कि लगता है यही रीज़न होगा। फैंग सोचता है कि जब भी शू कोई परेशानी में होती है या फिर ये उसके बारे में कुछ भी ऐसी न्यूज़ सुनता है जिससे इसे अच्छा नहीं लगता, तभी ये बोल पाता है। फिर शू बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम अब तुम थोड़ा थोड़ा तो बोल पा रहे हो और मुझे तुम्हारी आवाज़ सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और फिर वो इतनी खुश होकर उसे बताने लगती है कि मैंने अब तक जितने भी लड़कों की आवाज़ सुनी हो, तुम्हारी उनमें से सबसे बेस्ट है। फिर फैंग स्माइल करने लग जाता है। तो ये कहती है कि हाँ, इसी तरीके से ऐसे ही स्माइल करते रहा करो। और फिर वो सोचने लगती है कि वैसे ये जितना ही स्माइल कर रहा है उतना ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। फिर सुई से पूछने लग जाती है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं, तो बताओ तुम्हारे पास फ्री टाइम कब है, कब तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने चलोगे? तो फिर फैंग लिखने लग जाता है और शू को इतने में कॉल आ जाती है और वो उसी एक्टर से फिर से बात करने लगती है। तो फैंग तो फिर से इन दोनों की बातें करते हुए देखकर जेलस हो जाता है। फिर कॉल रखने के बाद जब शू इसके पास आती है तो कहती है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दी? तो फैंग इसे बताता है कि ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं और वो इसे मैसेज लिख कर दिखा रहा होता है। तो शू फिर से खुश हो जाती है कि तुमने फिर से बोले। फिर वो पढ़ने लगती है कि आखिर ग्रैंडपा उससे क्यों मिलना चाहते हैं। ग्रैंडपा ने मैसेज किए होते हैं कि वो इन दोनों को अपने घर पे फिशिंग करने के लिए बुलाना चाहते हैं। तो शू कहती है कि ठीक है, मैं याद रखूंगी। और फिर इसे नींद आने लगती है। तो फैंग से कहती है कि चलो अब हम लोग घर चल के सोते हैं। फिर जब दोनों घर पहुंच जाते हैं तो शू फैंग से कहने लगती है कि आज तुमने 2 बार और बोले हो, सच में कितना प्रोग्रेस हो रहा है। तो फैंग फिर तुरंत ही लेट कर सोने लगता है। शू कहती है कि अच्छा, तो तुम थक गए हो, ठीक है फिर सो जाते हैं। फिर शू इस बारे में सोचने लग जाती है कि आखिर फैंग का बोलने का रीज़न क्या है और आखिर वो अचानक से कैसे बोल लेता है, ये मैं कैसे पता करूँ। फिर रात में शू सपना देख रही होती है कि वो एक डॉग के साथ खेल रही है और तभी वो फैंग को टच करने लग जाती है और तभी वो जाग जाता है और सोचता है कि पता नहीं वो उसको क्या समझ रही होगी। फिर वो भी उसे हक करके सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू की नींद खुलती है तो वो फैंग को देखते के साथ ही पूछने लगती है कि कल रात मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई, क्या तुम अच्छे से सोए थे? तो वो कुछ नहीं कहता और रूम से बाहर चला जाता है। शू सोचती है कि कल तक तो सब कुछ ठीक था, अब इसे आज क्या हो गया? ये हर दिन ऐसे कैसे बदलता रहता है? सच में इसकी क्वालिटी ओवर बियरिंग प्रेसिडेंट वाली है और जब देखो तब गुस्सा होता रहता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फैंग जब अपनी कंपनी आया होता है तो वो अपनी दोनों एम्प्लॉयज़ को बातें करते हुए सुनता है। वो लोग कुछ इंटरनेट पर न्यू ट्रेंड की बातें कर रहे होते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी के साथ साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट होता है तो वो जब उसके साथ सोता है तो उसे हक करके सोने अच्छा लगता है और वो काफ़ी अच्छी नींद सो पाता है। फिर फैंग जब अपना बार बार मोबाइल देख रहा होता है शू का मैसेज चेक करने के लिए तो असिस्टेंट काफ़ी शॉक होता है। फिर ऑफिस के बाद फैंग शू को लेकर अपने ग्रैंडपा के घर जाता है और फिर ग्रैंडपा फैंग को फिशिंग रॉड पकड़ा देते हैं और उसे फिश पकड़ने के लिए कहते हैं। तो उसे देखते हुए शू सोचने लगती है कि आखिर कोई फिशिंग करते हुए भी इतना हैंडसम कैसे लगता है, जैसे कि वो कोई एड शूट कर रहा हो, ऐसा लग रहा है वो। फिर शू ग्रैंडपा से कहने लगती है कि मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि कहीं वो तो नहीं। तो शू कहती है कि ग्रैंडपा अरे बेबी वाली नहीं, मैं कह रही थी कि फैंग अब बोल पा रहा है और उसने पिछली बार 2 बार बोला था। ये सुनते के साथ ही ग्रैंडपा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हाउसकीपर को कोई काम देते हैं। तो शू कहती है कि ग्रैंडपा आप क्या कह रहे थे? तो कहते हैं कि अभी तुम्हें पता लग जाएगा। और फिर यहाँ पर सर्वेंट बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह लेकर आते हैं और ग्रैंडपा यहाँ शू को दिखाने लगते हैं कि ये सारी ज्वेलरी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मुझे नहीं पता कि तुम यंग लोगों को कौन सी ज्वेलरी पसंद आएगी, इसलिए तुम ये सारी ले लो और आराम से खेलो इनसे। शू मन में सोचती है कि ये सारी महंगी ज्वेलरी देकर मुझे खेलने के लिए बोल रहे हैं। फिर वो कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, ये बहुत ही प्रीशियस है, मैं आखिर इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो, तो क्या तुम नहीं ले सकती हो तो कौन लेगा? देखो आज फैंग बोल पा रहा है तो वो तुम्हारी वजह से, तो तुमने हमारी फैमिली के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दी हो तो ये सब तुम्हें मिलना बनता ही है। शू कहती है कि ग्रैंडपा मैंने कुछ ज़्यादा भी नहीं करी हूँ। तो फिर ग्रैंडपा इसे आइलैंड का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम फैंग के साथ मिलकर वहाँ फिशिंग जाया करना, वो तुम्हें फिशिंग करना सिखा देगा। शू सोच रही होती है कि ग्रैंडपा मुझे पूरा का पूरा आइलैंड दे रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 आइलैंड दे रहा हूँ। ये सुनकर ये और शौक हो रही होती है और फिर ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ये रहे होटल के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी, तुम जब चाहे वहाँ पर खाने पीने जा सकती हो। तो शू कहती है कि ग्रैंडपा मैं ये सब नहीं ले सकती, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें तुम्हारी है और तुम्हें नहीं रखना ही होगा। तो फिर ये मान जाती है और
और बहुत ही खुश होने लगती है कि इस बार तो मैं सच में अमीर हो गई हूँ। फिर एक ग्रैंडपा से कहने लगती है कि वैसे सच में मैंने कुछ नहीं करी हूँ, वो खुद अपने दम पर बोल पा रहा है और पिछली बार डॉक्टर भी उसका ट्रीटमेंट करने आया था। बस मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ उसे इनकरेज करने में। और ग्रैंडपा अब आप बिल्कुल फिक्र मत करना, देखना धीरे धीरे फैंग बोलने लग जाएगा। तभी इतने में यहाँ पर फैंग के दोनों भाई भी पहुंच जाते हैं और वो दोनों ये सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं कि भाई अब बोल पा रहे हैं। पर ये दोनों यहाँ एक दूसरे से गुस्सा होते हैं तो एक दूसरे को देख नहीं रहे होते हैं। फिर हान कहने लगता है कि ओल्ड मैन फिर से मैं आपसे मिलने आ गया। तो शू इसे फिर से मारती है और कहती है कि इन्हें ग्रैंडपा बोलो। फिर चैन तो डर के मारे पहले ही ग्रैंडपा बोल देता है और शू और फैंग को भी ब्रदर और सिस्टर इन लॉ बोल के हेलो कहता है। तो शू खुश होती है कि तुम सबसे बेस्ट हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यहाँ फैंग के साथ चेस खेल रहे होते हैं और हान और चैन यहाँ साथ में बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। और शू ये नोटिस कर लेती है कि लगता है दोनों के बीच में फाइट चल रही है। ये सोचती है कि आखिर मैं इन दोनों का इशू कैसे सॉल्व करूं। फिर तभी इतने में ग्रैंडपा यहाँ फैंग के साथ जीत जाते हैं और खुश होने लग जाते हैं। तो हान कहता है कि क्या पता भाई ने आपको जानबूझ के जिताया होगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं मैंने अपनी स्ट्रेंथ से जीता हूँ। फिर शू यहाँ पर फैंग से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम हार गए तो मैं तुम्हें फिर भी चीयर करने वाली हूँ। ये सोचता है कि आखिर इसे क्या हो गया, ये काफ़ी डिफरेंट कैसे हो गई है। फिर इसके बाद शू जैसी बाहर जाती है तो हान उसे रोककर बात करने लगता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ क्या आप मुझसे हेट करती हो, आखिर आप मुझे बार बार मारती क्यों रहती हो, आप मुझे आज बता के रहो। तो शू कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। पहला तो ये कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल तमीज़ नहीं है, आखिर तुम ग्रैंडपा को ओल्ड मैन क्यों कहते रहते हो, और दूसरा ये कि तुम बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हो, तो मैं तुम्हें मार के स्ट्रांग बना रही हूँ। तो ये कहता है कि ये भी कोई रीज़न हुआ, मुझे तो इस बात पे दम नहीं लग रहा है। शू कहती है कि फिर तुम अपने भाई फैंग को देख लो, वो तुमसे कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हान मान जाता है कि ठीक है आप भाई को बीच में मत लाओ, आप फिक्र मत करो, अब मैं ग्रैंडपा को ओल्ड मैन नहीं बोलूँगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो फिर शू खुश हो जाती है कि अब यहाँ पर सब कोई उसकी बातें सुनता है और कोई उसे हेट नहीं करता। फिर यहाँ पर हान जैसे ही ग्रैंडपा से बात करने आता है तो वो गलती से फिर से उन्हें ओल्ड मैन कहने लगता है। तो शू इसे फिर से मारती है। तो ग्रैंडपा ये देखकर शू की तारीफ़ करने लगते हैं कि पहले सिर्फ फैंग इन लोग को हैंडल कर पाता था और अब मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ भी आ गई है जो कि सब कुछ कर लेती है। फिर शू तो बहुत खुश हो जाती है अपनी तारीफ़ें सुनकर। और फिर इसके बाद वो और फैंग साथ में घर आ जाते हैं और शू इसे अपने पास बैठने के लिए बोलती है और फिर इसे कुछ कलर ऑप्शन दिखाकर पूछती है कि इनमें से कौन सा अच्छा है। तो फिर ये देखता है कि सब ब्लैक है। तो वो कहता है कि तुम्हें तो लेकिन रेड पसंद है ना। तो शू कहती है कि लेकिन इस बार मुझे ब्लैक लेना है। और फिर वो कहती है कि वैसे तुमने इस बार फिर से बोले। ये बहुत ही खुश हो जाती है कि लगता है ये मेरी वजह से बोल पाता है। फिर वो कहती है कि यहाँ पे रेड नहीं है ना, तो ब्लैक में इसी में चुन लेती हूँ, तो तुम बताओ तुम्हें जो पसंद आएगा वही लूँगी। तो फिर फैंग इसकी एक चूज़ करने में हेल्प करता है। फिर दूसरी तरफ हम शू की कज़िन जी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि मॉम शू कितनी लकी है, उसने जिस गूंगे लड़के से शादी करी थी वो इस शहर का रिचेस्ट मैन है और मिस्टर फैंग ने अब शू के नाम पर कितने सारी प्रॉपर्टी कर दी है। फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम लोग शू की फैमिली होने का फ़ायदा लेते हैं और उसके नाम पर हम लोग उसके रिजॉर्ट में जाकर पैसे लूटते हैं और हम सारा नाम शू के ऊपर लगा देंगे और हम बच जाएंगे। और यही सब प्लानिंग करके ये लोग खुश होने लगते हैं कि अब हम भी अमीर होने वाले हैं। दूसरी तरफ फैंग अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि शू ने उसके लिए फाइल और कॉफ़ी की मग वगैरह ब्लैक कलर में खरीदी हुई है और उसने नोट लिख कर गई है कि वो उसका गिफ्ट है। तो ये देखकर वो तुरंत ही शू को मैसेज करके पूछता है कि तुमने मुझे गिफ्ट क्यों सेंड करी। तो शू कहती है कि क्या तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मुझे कोई रीज़न की ज़रूरत है। तो फिर वो कहता है कि फिर तो मुझे थैंक यू बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर शू यहाँ खुश होने लगती है और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शू अपने होटल आई होती है और सोचती है कि अब ये होटल मेरा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तभी होटल का एक एम्प्लॉई आकर शू को रोकने लग जाता है कि वो यहाँ बिना रिजर्वेशन के नहीं आ सकती है। तो ये कहती है कि आप होटल के इंचार्ज को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो ये कहता है कि क्या मजाक कर रही हो, जब तुम्हारे पास रिजर्वेशन ही नहीं है तो होटल की इंचार्ज से भी मिलके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम मुझे 80,000 दे दो तो मैं तुम्हारी नेक्स्ट ईयर की यहाँ रिजर्वेशन करवा दूंगा। शू ये सुनते के साथ ही कहती है कि अपनी मैनेजर को बुलाओ। तभी मैनेजर खुद यहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि मिस आपको मुझसे क्या काम है। तो फिर शू से डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बताती है कि मैं इस होटल की ओनर हूँ और मुझे अपनी शो की शूटिंग करने के लिए थोड़े एरिया की ज़रूरत थी। ये सुनते के साथ ही
मैनेजर कहती है कि आप तो यहाँ की बॉस हैं। फिर वो इस एम्प्लॉय को चिल्लाती है कि तुम्हें ये नहीं पता है, और वो उसे फायर करने लगती है। तो शू कहती है कि रहने दो, पहली बार तो ऐसे गलती हुई है ना, तो अभी मैं इसे माफ़ कर रही हूँ। तो फिर वो बंदा यहाँ पर तुरंत ही शू को थैंक यू बोलता है और फिर अपना काम करने चला जाता है। शू जैसे ही अंदर जाती है तभी हम देखते हैं कि उसकी आंटी और उसकी कज़िन यहाँ पहुँच जाते हैं और बहुत ही खुश होने लगते हैं कि कितना लग्जरियस होटल है, सच में उसे तो फ्री में मिल गया है। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ पर एक रूम में रहने के लिए आ जाती है और मैनेजर उसे कहती है कि वो तो इस होटल की ओनर है, तो वो जहाँ पर चाहे वहाँ पर शूटिंग कर सकती है, ये लोग वहाँ के लोगों को हटा देंगे। तो शू कहती है कि नहीं, मैं बिज़नेस ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, तो जो एरिया क्लियर है वो मुझे बता दो। तो फिर मैनेजर उसे बताने लग जाती है। शू कहती है कि ठीक है, फिर तुम अपना काम करने जाओ, मैं बाकी चीज़ें देखती हूँ। फिर शू यहाँ लेट जाती है और तभी उसके माइंड में नॉवेल की स्टोरी की चीज़ें याद आने लगती है और इससे याद आता है कि अभी जल्दी हान और चैन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है एक लड़की की वजह से। शू समझ जाती है कि नहीं, मैं इन लोग का झगड़ा नहीं होने दे सकती हूँ, मुझे इस झगड़े को रोकना होगा। फिर शू जैसे यहाँ से बाहर जाने लगती है तभी इसकी आंटी और कजिन इसे देख लेते हैं और कहते हैं कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम भी हमें यहाँ पर मिल गई। तभी शू जल्दी से फैंग को मैसेज करने लग जाती है कि तुम क्या मेरी हेल्प करने यहाँ पर आ सकते हो। हम देखते हैं फैंग अपने ऑफिस में होता है और वो अपने असिस्टेंट को बार बार मग में पानी लाने दे रहा होता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आज आपको क्या हो गया है, आप पूरे 6 बार पानी पी चुके हैं। फिर फैंग शू का मैसेज देखता है, वो इससे कह रही होती है कि मुझे ना कुछ कपड़े चाहिए थे क्योंकि मैं यहाँ एक दिन के लिए होटल में रुकने वाली हूँ, तो मैं वो लाने ही भूल गई, तो क्या तुम घर जाके ला सकते हो। तो फैंग तुरंत ही जाने के लिए निकलता है और फिर यहाँ पर शू की आंटी और उसकी कज़िन उसको चिल्लाने लगते हैं कि वो यहाँ मैसेज पर लगी हुई है और उन लोगों से बात नहीं कर रही। तो शू फिर भी इन लोगों को इग्नोर करके चली जाती है और फिर फैंग यहाँ घर पर आ जाता है और शू के बताए हुए कपड़े चूज़ ही कर रहा होता है कि इतने में मेड को आवाज़ आती है और वो सोचती है कि इस टाइम पर तो बॉस और मैडम दोनों ही बाहर हैं, तो आखिर घर में कौन है। वो चोर समझकर जल्दी से यहाँ पर आती है मारने के लिए और देखती है कि अच्छा तो बॉस आप यहाँ पर है। फिर फैंग तो यहाँ पर वो कपड़ा ढूंढ ही नहीं पाता है जो शू ने उसे ढूंढने बोली थी, तो ये सोचती है कि सच में इसे मैंने कितना मुश्किल काम दे दी। फिर इतने में वो हान को बुलाती है और हान यहाँ पर पहुँच कर कहता है कि सिस्टर इन लॉ तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो वो कहती है कि तुम किसके साथ आए हो, ये बताता है कि अपने फ्रेंड के साथ, और अभी तुम कहाँ पर जाने वाले हो। तो ये कहता है कि हाँ अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगा। तो शू कहती है कि एक काम करो, तुम यहाँ होटल में रुको और जब तक मैं नहीं कहती तुम यहाँ से नहीं जाओगे। और फिर तभी ये सामने देखती है कि चैन यहाँ पर एक लड़की के साथ खड़ा होता है और शू पहचान जाती है कि यही तो ये फीमेल लीड है। अब तभी यहाँ पर हान पहुँच जाता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ आखिर तुम मुझे वहाँ पर रुकने के लिए क्यों बोल रही थी। और फिर वो चैन और इस लड़की को साथ देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी शू जल्दी से इस लड़की को कहती है कि तुम अंदर होटल में जाओ, बाद में मैं तुम्हें बुलाती हूँ। और फिर वो जल्दी से इन दोनों के बीच की फ़ाइट रोकने लग जाती है, पर हान नहीं मान रहा होता है और वो शू को दूर करता है। तो शू यहाँ गिरने वाली होती है पर जल्दी से फैंग आकर शू को गिरने से बचा लेता है। और फिर हान तुरंत ही फैंग से सॉरी कहने लगता है कि भाई मैंने जानबूझ के सिस्टर इन लॉ को धक्का नहीं दिया। तो शू भी कहती है कि हाँ इसने जानबूझ के नहीं किया। फिर फैंग यहाँ अपने दोनों भाइयों को लड़ने से रोकता है और कहता है कि अगर दोनों में से किसी ने भी लड़ाई किया तो अच्छा नहीं होगा। तो चुपचाप से दोनों अपना अपना अलग अलग चले जाते हैं और शू ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि वाह कितना अच्छा बड़ा भाई है, एक ही बार में डरा के इसने दोनों को शांत करवा दिया और इन लोग की फाइट रोक दिया और इसे एक पंच भी नहीं मारना पड़ा। और वो खुश होने लगती है कि उसने फाइनली प्लॉट को चेंज कर दी। फिर इसके बाद वो फैंग के साथ जैसी होटल में आती है तो शू की आंटी और कज़िन जल्दी से फैंग को हेलो कहने लगते हैं और उसे बताते हैं कि मैं शू की आंटी हूँ और ये उसकी कज़िन है। और फिर लोग यहाँ फैंग और शू दोनों से बात करने लगते हैं कि आखिर ये शू का होटल है, तो वो यहाँ पर इन दोनों को जॉब दिलवा दे क्योंकि ऑफ कोर्स वो उन लोग की रिलेटिव है। तो शू यहाँ मैनेजर से कह देती है कि इन दोनों के चेहरे अच्छे से याद कर लो, ये मेरे दूर के रिलेटिव्स हैं, तो इन लोगों का इंटरव्यू बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हें डायरेक्टली रिजेक्ट कर देना। ये सुनकर दोनों ही बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और शू की आंटी उसे कहती है कि तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तो शू कहती है कि इस बेकार लड़की को मेरी सिस्टर मत बोलो, और हाँ देखो तुम जैसे लोगों को यहाँ काम नहीं मिलने वाला है, तो चुपचाप से चले जाओ, मैं तुम लोग की बेइज्जती होने से बचा रही हूँ। फिर फैंग मैनेजर को ऑर्डर देता है कि शू यहाँ की बॉस है तो जैसा वो कह रही है वैसी करो। तो शू फिर से खुश हो जाती है कि फैंग ने फिर से बोला। फिर वो उसके साथ जाने लगती है तो जी कहती है कि तुम इतना ज़्यादा उड़ो मत, अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगी तो हम लोग तुम्हें फैमिली से निकाल देंगे। पर शू फिर भी यहाँ फैंग के साथ चली जाती है और फिर मैनेजर अपने इस एम्प्लॉय से कहती है कि अभी भी तुम खड़े क्या हो, इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंको। फिर इसके बाद शू और फैंग साथ में यहाँ रूम में आ जाते हैं और फैंग पूछता है कि तुम कब तक यहाँ पर रुकने वाली हो। शू कहती है कि क्या पता,
वो बहुत अपसेट हो रही होती है कि जब लड़कियां बाहर घूमने जाती है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े लाती हैं, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर इतने में कोई डोर नॉक करता है तो शू कहती है कि लगता है कपड़े आ गए। यहाँ पर उसकी मैनेजर वो कपड़े लेकर आई होती है जो इसकी शो की तरफ से आए हुए हैं, और फैंग ऐसे कपड़े देखकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा शो कुछ इस बारे में, और मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। तब इतने में मैनेजर वापस से डोर नॉक करती है और इन दोनों को वंडरफुल नाइट विश करके चली जाती है। फिर तो यहाँ पर दोनों की सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। शू जल्दी से लगेज खोलने का बहाना करती है और फिर कहती है कि मेरे पास कोई चीज़ें नहीं है तो मुझे शॉपिंग पर जाना है। तो फैंग भी इसके साथ यहाँ शॉपिंग पर आ जाता है और ये सोचती है कि मैंने तो बस ऐसी इसे दूर होने के लिए बहाना करी थी और सोची नहीं थी कि ये यहाँ पर भी मेरे साथ आएगा। फिर यहाँ काउंटिंग बिल पर जो काम करने वाली लड़की होती है वो इन दोनों की तारीफ़ करने लगती है कि दोनों साथ में कितने अच्छे कपल लग रहे थे, और वो शू से कहती है कि सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कितना हैंडसम है। तो शू ये सुनकर खुश हो जाती है कि लगता है हम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं कि ये कोई स्ट्रेंजर भी कह रही है, और वैसे फैंग सच में बहुत ही हैंडसम है। फिर वो बाहर आ जाती है तो फैंग जल्दी से इसे बैग लेता है। इतने में वो लड़की वापस बाहर आ जाती है और शू से कहने लगती है कि मुझे लगा ही था कि तुम मुझे जानी पहचानी लग रही हो, और वो उसी एक्टर के साथ वाला शू का फ़ोटो दिखाने लगती है, जिसे देखकर फैंग तुरंत ही जेलस होकर चला जाता है। और फिर घर आने के बाद उसे अपसेट देखकर शू सोचती है कि आखिर इससे हुआ क्या है। फिर रात में हम देखते हैं कि शू यहाँ पर पहले से सोई हुई होती है और फिर फैंग भी उसके पास आके लेट जाता है। तभी वो नींद में इसके ऊपर अपना हाथ रख लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही शू देखती है कि फैंग ने उसे इतना पकड़ा हुआ है कि उसका पूरा गला दबे जा रहा है। फिर इसके बाद दोनों साथ में कार से वहाँ पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, और तभी इतने में शू को फिर से अपने उसी एक्टर फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि ठीक है हम लोग शूटिंग के लिए पहुँचते हैं। तभी ये फिर से ये सुनकर जेलस हो जाता है और शू की सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है। तो ये सोचती है कि आखिर अचानक से इसने मेरी सीट बेल्ट लगाने में मदद क्यों किया। फिर काम ख़त्म होने के बाद जब दोनों वापस से घर आते हैं तो फैंग शू को एक न्यू कार की चाबी दे रहा होता है। तो ये कहती है कि क्या ये मेरे लिए, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये कार चाहिए थी। तो ये कहता है कि तुम्ही ने तो खुद ही पोस्ट करी थी। फिर शू देखती है कि हाँ उससे कुछ दिन पहले पोस्ट तो करी थी। फिर वो कहती है कि सच में क्या मैं जो भी पोस्ट करूँगी तुम मुझे दिला दोगे। मैं ना बस मजाक कर रही हूँ, मैं इतनी लालची नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो फैंग कहता है कि तुम्हें जो चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दिला दूँगा। तो फिर शू तो खुश हो जाती है। फिर रात में शू टीवी ड्रामा देखते हुए हंस जा रही होती है और फैंग उसे देखकर उसकी स्केच बना रहा होता है। फिर जब वो सो जाती है तो वो उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शू अपनी कंपनी में होती है और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि काम तो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है और उसे टाइम भी निकालना है फैंग को अपने साथ अपने पेरेंट्स के घर पे डिनर पे ले जाने के लिए। दूसरी ओर फैंग भी अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है और तभी उसे शू मैसेज करके पूछती है कि आखिर तुम फ्री कब होंगे, फिर हम लोग मेरे पेरेंट्स के घर पे डिनर के लिए चलेंगे। तो फैंग तो तुरंत ही अपनी मीटिंग कैंसिल करता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर शॉक हो जाते हैं कि बहुत सब बोलने लग गए। और फिर फैंग यहाँ शू के साथ उसके मॉम डैड से मिलने चला जाता है और यहाँ पर ये लोग काफ़ी सारी बातें करते हुए डिनर करते हैं और शू खुश होती है कि फैंग तो यहाँ पर कितने अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है। फिर जब दोनों साथ में घर आ जाते हैं तो शू तो बहुत ही ड्रंक होती है और वो रूम में जाने लगती है। तो फैंग उसे रोकता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे मिलकर खुश थे। तो कहती है कि हाँ बहुत खुश थे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों अपना अपना कंपनी में काम कर रहे होते हैं और तभी इतने में फैंग यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो उसका असिस्टेंट तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और फिर फैंग जब यहाँ हॉस्पिटल में होता है तो वो शू को मैसेज कर देता है और उसे कहता है कि आज रात मुझे कंपनी में काम रहेगा तो तुम अपने पेरेंट्स के घर पे चले जाना। तो फिर शू उसकी बात मान जाती है और अपने मॉम डैड के घर पे आ जाती है। फिर यहाँ पर जब शू अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रही होती है तो वो लोग उससे पूछते हैं कि फैंग और तुम्हारा रिलेशन तो कितना अच्छा हो गया है, तो क्या उसने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताया कि आखिर वो बोल क्यों नहीं सकता है, उसे क्या बीमारी है। तो फिर शू कहती है कि नहीं बताया। तो इसके मॉम कहने लगती है कि तुम्हें आखिर उसे पूछना चाहिए ना, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो तुम दोनों को एक दूसरे से सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। फिर इतने में शू को फैंग के असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि फैंग यहाँ हॉस्पिटल में और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और बॉस ने आपको जानबूझ के इसलिए नहीं बताया ताकि आप उनकी फिक्र ना करें। फिर ये सुनते के साथ ही शू तुरंत यहाँ हॉस्पिटल पहुँचती है और फैंग देखता है कि वो बारिश में भीगते हुए यहाँ पर आ गई है। शू से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्यों हो और क्या तुम कल रात से यहाँ पर थे। फिर फैंग कहता है कि इतना टेंशन मत लो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अभी कोई दर्द वगैरह भी नहीं हो रहा है, तो तुम इतनी फिक्र मत करो। शू सोचने पड़ी होती है तो फैंग कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। शू कहती है कि मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर किस रीज़न की वजह से तुम ऐसे हो गए।
तो फैंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन यहाँ से घर जाने के बाद। और फिर वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही है, तुम्हें उससे दूर रहना होगा क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है नहीं। जो कहती है कि मुझे पता है तुम लिन की बात कर रहे हो ना, मैं पहले ही जान चुकी थी और मैं उससे अब दूर ही रहती हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग का असिस्टेंट यहाँ लिन को कंपनी से फायर कर देता है। फिर इसके बाद शू और फैंग घर पर आ जाते हैं और फैंग शू से कहता है कि अब मैं तुम्हें सब बताने के लिए रेडी हूँ। फिर वो उसे सारी कहानी सुनाता है कि जब वो 6 साल का था तो उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था और वो लोग साथ में नदी में गिर गए थे और फैंग वहाँ पर हेल्प के लिए आवाज़ दे रहा था, पर कोई भी वहाँ पर हेल्प के लिए नहीं आ पाया और उसके मॉम डैड की मौत हो गई। तो इस वजह से ही फैंग को ट्रॉमा हो गया था। फिर शूज़ की ये सैड स्टोरी सुनने के बाद उसे इनकरेज करने लगती है कि उसे अब बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जल्दी ठीक हो जाएगा और सब कुछ पहले की तरह बेहतर होगा। फिर हम देखते हैं कि शू वापस से अपने काम पर लग जाती है और उसका शो काफ़ी हिट जा रहा होता है और वो जो उसका एक्टर फ्रेंड था वो शू से काफ़ी मिलने लग जाता है और दोनों फिर साथ में डिनर पर गए होते हैं। फैंग को इस बारे में पता लग जाता है कि वो वहाँ उसे प्रपोज़ करने गया है, तो फिर फैंग भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो शू का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर घर आ जाता है। शू पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ है, तो तुरंत ही उसे किस करने लगता है। फिर शू उसे बताती है कि आज उसके उस फ्रेंड ने उसे प्रपोज़ कर दिया था। उसे पहले तो नहीं पता था कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन उसने अब आज उसे रिजेक्ट कर दी है। तो फिर ये जानकर फैंग बहुत ही खुश हो जाता है और फिर से उसे किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके फैंग अब पूरी तरीके से बोलने लग जाता है और अब शू और उसका रिलेशन और अच्छा हो चुका होता है। दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और काम वगैरह में भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं और साथ में घूमने भी जाते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।